नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पश्चात संगीत, नृत्य, गायन एवं साहित्य। जैसा कि आप जानते हैं कि संगीत और नृत्य और गायन व साहित्य ये अपने आप में वैसे ही रोचक हैं और इनके बारे में आप बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे कि हमारे यहाँ भारतीय समाज में संगीत, नृत्य, गायन व साहित्य का महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी समाज व राष्ट्र की सांस्कृतिक उत्कृष्टता का परिचायक ये होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संस्कृति का निचोड़ इन विद्याओं के रूप में झलकता है। इन्हें मनोरंजन के साधन के रूप में देखा जाता है, किंतु इन्हें महज एक मनोरंजन का साधन मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। इन्हें सामाजिक व सांस्कृतिक दर्शन एवं संस्कारों के रूप में देखा जाना प्रासंगिक है। इन माध्यमों से जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाने का प्रयास सदैव से रहा है। व्यक्ति नहीं बल्कि किसी भी राष्ट्र की अभिव्यक्ति का माध्यम यह विद्याएं रही हैं। एक और इन्हें हम राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में ग्रहण करते हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हें ही राष्ट्रीयता के विकास का साधन बनाते हैं। बौद्धिक चेतना इस चेतना के स्तरों का मापन सांस्कृतिक चेतना के स्तर से किया जाता है। सभ्यता के विकास के जीते जागते एक प्रतीक हैं गीत, नृत्य, संगीत, गायन एवं साहित्य। उपयुक्त सांस्कृतिक विद्याएं स्वतंत्रता के पूर्व हजारों वर्षों का इतिहास संजोए हुए हैं। मूल रूप से क्या रहा होगा इसकी जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों एवं विवरणों से संभव है। समय के साथ साथ इन विद्याओं में परिवर्तन आते रहे। तत्कालीन समाज समय के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप इन विद्याओं में परिवर्तन होते रहे। उदाहरणतः भारत के शास्त्रीय नृत्य और संगीत राजतंत्रात्मक और सामंती संरचना के दौरान विकसित हुए। उस समय का संप्रभुत्व वर्ग अथवा विशिष्ट वर्ग इनका संरक्षक बना, जिनमें मुख्यतः राजा, सामंत, सृष्टि, पंडित इत्यादि सामंती व्यवस्था के पक्षधर और पोषक थे। यही स्थिति लगभग साहित्य की रही। अधिकांश साहित्य की रचना विशिष्ट वर्गों के संरक्षण में होती रही, अर्थात समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग इन सभी विद्याओं को अपने अनुकूल विकसित करना चाहता था। सत्ता पक्ष इन विद्याओं का संरक्षक ही नहीं बल्कि स्वामी के रूप में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता था। इसके विपरीत समाज का दमित और उत्पीड़ित हिंसा प्रभुत्व प्रभावशाली संस्कृति सामान्य जग तक लाने का प्रयास करता रहा। जब नृत्य और संगीत की की हुई थी, स्वतंत्रता के पश्चात जब प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था हुई तो इसका पूर्णतः विकास हुआ। इसमें आपने पढ़ा इसकी प्रस्तावना में कि जो साहित्य था, जो संगीत था, जो नृत्य था, ये जो कलाएं थी उस समय की राजाओं के काल में राजतंत्रात्मक थी और उस समय राजा के दरबार में ही साहित्यकार, नृत्यकार रहते थे और वहाँ उनके मनोरंजन के लिए ये साहित्यों की रचना और नृत्य दिखाया जाता था। ये व्यवस्था उस समय राजतंत्रात्मक थी, परंतु जब प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था आई, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसका जो मूल स्वरूप था उसमें परिवर्तन आया और अब जो राजतंत्रात्मक जहाँ शासन पद्धति में राजतंत्रात्मक नृत्य और संगीत का था, वहीं प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में इस कला का रूप उभर कर आया। और हम यदि संगीत व नृत्य की बात करें तो कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद इन विद्याओं को ही प्रमुख स्पष्ट धाराएं नजर आने लगी। प्रथम शास्त्रीय धारा जो नियमों से बंधी हुई थी, वही दूसरी ओर लोक धारा जिसमें शास्त्रीय नियम प्रभाषित नहीं थे। आम जन का मनोविनोद करने वाली ये कला ताल, धुन, स्वर, लय इत्यादि के निश्चित नियमों में न बंधकर मनोउल्लास उत्पन्न करती रही। इसी प्रकार रागायन और साहित्य की भी क्रमशः शास्त्रीय धारा को आम जन तक पहुंचाकर इसकी वर्गीय विशिष्टता को कम किया एवं लोक धारा को महत्व प्रदान किया। लोक विद्या
अधिसंख्यक वर्ग इसमें प्रभावशाली हो जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात इन विद्याओं के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया, इनकी स्थिति क्या हुई, इनका राष्ट्रीय व सामाजिक जीवन से क्या संबंध था, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो स्वतंत्रता से पूर्व की जो स्थिति थी समाज में, वो संगीत व नृत्य और जो जितनी भी कलाएं थी उन पर सामंत वर्ग का, राजाओं का और विशिष्ट वर्ग का एक महत्वपूर्ण आधिपत्य रहता था। जो सामान्य जन था, जो जनसाधारण था, भले ही उसको ये कलाएं आए, लेकिन वो अपनी कला को दिखाने का उसे अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि जो एक बार दरबार में पहुंच जाता था वो वहीं का होके रह जाता था और वहीं से वो उनकी कला और मनोरंजन का कार्य वो करता था। दूसरे वर्ग को इसका कोई परिलाभ नहीं था। अब हम टॉपिक लेते हैं संगीत। संगीत को समस्त ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। इस काल का महत्व भारत में वैदिक काल से चला आ रहा है। सामवेद संबंध सीधे तौर पर संगीत से रहा। ऋग्वेद की रचनाओं को सामवेद के अंतर्गत संगीतबद्ध किया गया। उनका स्वर उच्चारण व गायन होने लगा। आज़ादी के पूर्व संगीत की दो धाराएं हमारे सम्मुख थी, जिन्हें क्रम से शास्त्रीय व लोकधारा के रूप में जाना जाता। शास्त्रीय परंपरा एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट रूप धारण की हुई थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैलियाँ, जिनमें क्रमशः कर्नाटक शैली और हिंदुस्तानी शैली कहा जाता है। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे कि भारतीय संगीत की कौन कौन सी शैलियाँ और कितनी शैलियाँ। तो दो शैलियाँ हैं, एक कर्नाटक शैली और दूसरी ऋषम, गांधार, मध्यम, पंचम, ध्रुत व निषाद हैं। संक्षेप में इन्हें हम सा रे गा मा प ध नि अथवा सप्तक भी कहा जाता है, जो 22 श्रुतियों में बटे हुए हैं। प्राचीन काल में भारतीय संगीत के दो रूप प्रचलित हुए, जिन्हें क्रमशः मागी और देशी के नाम से जाना जाता है। समय के साथ मार्गी संगीत लुप्त हो गया। इसके पश्चात देसी संगीत दो रूपों में विकसित हुआ, जो तार्किक। इन्हें दो रूप में, प्रथम शास्त्रों, नियमों आदि पर आधारित शास्त्रीय संगीत एवं दूसरा लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत के 6 मौलिक रूप हैं। शेष रागनियाँ, जो रागों की पद्धतियाँ मानी जाती है। 6 रागों में भैरव, कौशिक, हिंडोल, दीपक, श्री एवं मेघ शामिल है। ये आप चीज़ नोट करेंगे। एक तो 7 स्वर, एक शैलियाँ, और जो 6 जो राग पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, इस चीज़ को नोट करें। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैलियों की परंपरा मध्यकाल से चली आ रही है। ये दोनों ही शैलियाँ गुरु शिष्य की मौखिक परंपरा के रूप में गतिमान हैं। दोनों शैलियों में परिवार परंपरा का स्वरूप विकसित हुआ। इन्हें क्रमशः घराना और संप्रदाय कहा जाता है। भारतीय संगीत की दोनों शास्त्रीय संगीत की शैलियों को जानकारी निम्नानुसार है, जैसा कि कर्नाटक शैली, इसे अत्यधिक पुरानी शैली अथवा पद्धति भी कहा गया है। कर्नाटक शैली का इतिहास पुरंदरदास से आरंभ होता है और पुरंदरदास अशुशुन के रूप में चली आ रही है। पुरंदरदास की परंपरा को धायाराज, श्याम शास्त्री एवं मुत्थुस्वामी ने न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि उन्होंने इस शैली को उच्चता के शिखर पर भी पहुंचाया। स्वतंत्रता के पश्चात एम विश्वनाथ अय्यर, एस बालचंद्र, एस सुब्बुलक्ष्मी इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। दूसरी जो शैली है वो है हिंदुस्तानी शैली। हिंदुस्तानी शैली भारतीय और प्राचीन के तत्वों से सामंजस्य से बनी है। ये उत्तर भारत की प्रमुख शैली कही जा सकती है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदुस्तानी शैली का प्रमुख क्षेत्र उत्तर भारत रहा है। हिंदुस्तानी संगीत का विकास मध्यकाल में हुआ। मुगलों के शासनकाल में उपजी मिश्रित संस्कृति के रूप में हिंदुस्तानी संगीत अस्तित्व में आया।
हिंदुस्तानी की संगीत की सबसे पुरानी रचना ध्रुपद को माना गया। इसको नोट कर लें। ध्रुपद गायकी को प्रारंभ करने का श्रेय स्वामी हरिदास। ठीक है, कौन सी शैली प्राचीन? ध्रुपद। और ध्रुपद को जो अस्तित्व में लाने वाले या प्रारंभ करने वाले स्वामी हरिदास को कहा जाता है। ध्रुपद इसकी शुरुआत 16वीं सदी के उत्तर में भारत से मानी जाती है। ये शैली रूपक, प्रबंध, गीतक से संबंधित है। ध्रुपद के 4 खंड होते हैं जिन्हें स्थाई, अंतरा, संचोरी व अभोग के नाम से भी जाना जाता है। ख्याल। ध्रुपद के पश्चात ख्याल हिंदुस्तानी शैली की प्रमुख विद्या के रूप में अस्तित्व में है। ये हिंदुस्तानी संगीत की सबसे अधिक लोकप्रिय शैली है। इसमें ध्रुपद की तुलना में शास्त्रीयता कम, समसाध्य तथा सरल माना गया। इस शैली के जन्मदाता के रूप में इसे स्वीकार किया जाए या ये विवादास्पद नहीं है क्योंकि कुछ विद्वान इसे 16वीं सदी के जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी को मानते हैं, जबकि कुछ को इसका श्रेय अमीर खुसरो को देते हैं। उत्तर भारत में ख्याल हिंदी के अतिरिक्त ब्रजभाषा, राजस्थानी और पंजाबी में है। ख्याल गायन की 4 प्रमुख शैलियाँ अथवा घराने विकसित हुए, जिन्हें ग्वालियर, आगरा, किराना एवं पटियाला घराने के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप नोट क्लिक कर लें कि कौन कौन से 4 घराने हैं। फिर है धमार। धमार इस गायन शैली की विषय वस्तु होली से संबंधित है। इस शैली का प्रथम उल्लेख संगीत शिरोमणि ग्रंथ से मिलता है। इस गायन में पखवाज नामक वाद्य यंत्र का उपयोग प्रमुखता से है। असल में धमार का उद्देश्य गंभीरता को समाप्त कर उसमें श्रृंगार रस का समावेश करके माहौल को रंगीन बनाना होता है। ये लय प्रधान शैली है और इसमें धामर का प्रवेश लोक संगीत के रूप में काफ़ी हुआ है। राजस्थान के शेखावटी अंचल में धमाल गायन शैली को लोक संगीत का अभिन्न अंग है। इस राग को फागुन माह में होली तक गाया जाता है। ढप इसके साथ बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य है, बल्कि साथ ही साथ नृत्य का भी इसका अभिन्न अंग है। धमार की तरह ख्याल ने भी लौकिक रूप धारण कर संगीत को लोक शैली में अपना स्थान बनाया है। अनेक बार ये प्रश्न उठता है कि शास्त्रीय और लोक शैली के मध्य कोई अमिट दीवार नहीं है और दोनों एक दूसरे को समय समय पर प्रभावित करते रहे हैं। नेक्स्ट है नृत्य की, उसमें ठुमरी। ठुमरी मूल रूप से नृत्य गायन माना गया है। ठुमरी में शास्त्रीय संगीत व लोक संगीत दोनों के तत्व सम्मिलित है। इसमें सहज, सरल व कोमल शब्दावली व रागों का प्रयोग होता है। असल में शास्त्रीय संगीत व लोक संगीत के इस मिश्रण के कारण ठुमरी को उप शास्त्रीय संगीत की श्रेणी में रखा जाता है। इसके विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। मुख्यतः इसे 3 श्रेणियों में क्रमशः पूर्वी, पहाड़ी व पंजाबी के नाम से जाना जाता है। उप शास्त्रीय संगीत को एक विकसित संगीत परंपरा जो ठुमरी से निकली है। उदाहरणतः राजस्थान व मालवा के प्रसिद्ध बाण गायकी ही इससे निकली है। इस चीज़ को आप नोट कर लें। टप्पा। टप्पा पंजाबी भाषा के टपना शब्द से निकला है। इसका अर्थ है उछलना, कूदना अर्थात चंचलता। इसे एक सूक्ष्म गायन शैली माना गया है। टप्पा गायन की प्रकृति श्रृंगार रस के अनुकूल है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में लय, तान, धुन, ताल इत्यादि महत्वपूर्ण है। इनके साथ बंदिश इसकी प्रमुख विशेषता है। इस संगीत शैली के गायन और वादन दोनों रूप हैं। इसके अंतर्गत वाद्य यंत्रों में सितार, सारंगी, एकतारा, वीणा, तबला, पगा, सरोद, हारमोनियम, जल तरंग, ढोलक और नगारे इत्यादि सम्मिलित हैं। हिंदुस्तानी संगीत शैली में अब्दुल करीम खां ख्याल, अब्दुल वलीद खां ख्याल, अलाउद्दीन खां ख्याल, बड़े गुलाम अली खां गायन, भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन और फयाज खान ख्याल, अल्लाह खां सरोद, चौरस
स्वतंत्रता के बाद लोकप्रिय हुए हैं। पंडित रविशंकर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे सितार वादक थे। इन्होंने विभिन्न रागों के सम्मिश्रण से कई नवीन रागों को जन्म दिया। इनको देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी सम्मान प्राप्त हुआ। हिंदुस्तानी संगीत में विष्णु नारायण भातखंड, विष्णुतीर्थ, संबर, पुलस्कर, विश्वमोहन भट्ट, लता मंगेशकर, कुमार गांधव इत्यादि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय संगीत के समक्ष बड़ी चुनौती पश्चिमी संस्कृति व पश्चिमी संगीत ने उपस्थित की। नई पीढ़ी संगीत की शास्त्रीय शैलियों से दूर भाग रही है एवं पश्चिमी की विद्युत पॉप संगीत पद्धतियों से प्रभावित है। वैसे संगीत कहीं का भी हो, वे एक निश्चित सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में अपना उचित स्थान रखता है। देसी, प्रांतीय, क्षेत्रीय व स्थानीय विदेशी शैलियों से बहुत कुछ सीखकर उनकी इच्छाओं को अपनाया भी जा सकता है, किंतु संगीत का वाणिज्यीकरण हो जाने से इसमें सहजता, सुंदरता का तत्व विलीन होने लगा है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मिली आज़ादी का अर्थ स्वच्छंदता, स्वचारिता और उच्चारण से कभी भी नहीं लेना चाहिए। आज़ादी के बाद जहाँ उच्च मध्यम वर्ग व उच्च वर्गों पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा, वहीं निम्न मध्यम वर्ग व मध्यम वर्ग ने स्वदेशी संस्कृति को विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। अतः बच्चों, तो आज आपने पढ़ा कि जो स्वतंत्रता के पश्चात संगीत की जो कितनी सारी शैलियाँ हैं, कितने सारे प्रकार हैं, वो हमारे यहाँ प्रचलित हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा। तो आप इसको एक एक नंबर के जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसमें आप नोट करेंगे और उसको अलग से याद करेंगे। और संगीत में जैसा कि जो विशेषकर जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसमें जो मैंने नाम लिया था लता मंगेशकर, जिनका वास्तव में जिसे संगीत का सर्वताज कहें तो कम नहीं है और उनके गाए गानों में बहुत सहजता और सरलता है। आज भी उन्हें हम गोल्डन कलेक्शन भी कह सकते हैं। और जो पश्चिम की जो संस्कृति जिससे विशेषकर युवा वर्ग प्रभावित होता है वो भी सही है, उसकी कुछ अच्छाइयों को हम अपनाते भी हैं। और संगीत एक ऐसा है जिसको हम हमारे सुनने से हमारे जो मानसिक स्थिति है उसमें परिवर्तन भी आता है और हम बहुत उसको कहते हैं बहुत शांत महसूस भी करते हैं और एक नई ताज़ा हमें इससे मिलती है। तो इससे आपको उसमें समझ में आएगा और आप उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और एक एक नंबर के उसमें आप याद भी करेंगे। धन्यवाद।